ठीक है, हो गया। हाँ देखिए, आप लोगों को पुनः समाज इसमें अपराध शास्त्र में, साइकोलॉजी में, इसके पहले वाले कक्षाओं में हमने अपराध शास्त्र की परिभाषा, अपराध शास्त्र का क्षेत्र, और इसके बाद हमने आपको बताया कि अपराध शास्त्र के अंतर्गत जो आपराधिक व्यवहार के कारण है, कोई व्यक्ति आपराधिक व्यवहार में क्यों जाता है, आपराधिक व्यवहार के क्या कारण है, इन सारी चीज़ों को हमने जो है आपको विस्तार से परिभाषित किया था, जिसके अंतर्गत आपको हम बताए थे कि ये जो है कि आपराधिक व्यवहार के कारणों में हमने बताया था आपको जो है कि अपराध शास्त्र विषय के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपराध करता है, उसी का अध्ययन करते हैं हम। तो इसमें आपराधिक व्यवहार, आपराधिक जो प्रक्रिया है, व्यक्ति अपराधी क्यों होता है, आपराधिक प्रकृति क्या है, इसके लिए विभिन्न विधि शास्त्रियों ने अपने अपने शोध के द्वारा, अपने अपने रिसर्च के द्वारा, अपने अपने विचारों से आपराधिक व्यवहार के वर्गीकरण किया है। उसी आपराधिक व्यवहार के वर्गीकरण में हम यहाँ समाजशास्त्री संप्रदाय जो है पढ़ेंगे। सोशियोलॉजिस्ट स्कूल में सदरलैंड एक समाजशास्त्री विचारक थे, और इन्होंने अपराध को सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत जो अध्ययन का जो पद्धति बताया, उसी का हम आज डिस्कस यहाँ करते हैं। इन्होंने कहा, सदरलैंड ने व्यक्त किया है कि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो आपराधिक व्यवहार का कारण क्या है। इन्होंने पहला कारण अपना बताया था कि अपराधी जन्म से नहीं होते हैं, अपराधी जन्म से नहीं होते हैं, समाज में बनते हैं, समाज से पैदा होते हैं। अर्थात अपराधी, कोई व्यक्ति अपराधी होता है, उस अपराधी होने का कारण समाज है। ये सदरलैंड का कहना है। सदरलैंड ने अपराधी को सामाजिक जो है परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है। सदरलैंड की परिभाषा है, सदरलैंड का विधि है संगत का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा कोई व्यक्ति अपराधी बनता है, क्यों अपराधी बनता है, तो सामाजिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक मतलब समाज में कुछ ऐसी अच्छाइयाँ, कुछ ऐसी बुराइयाँ हो जाती हैं जिससे उस व्यक्ति के मनोविकार पर प्रभाव पड़ता है, उस व्यक्ति अपराधी बन जाता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने आपको बताया था कि संप्रदायों में इसको जो है कि विभिन्न संप्रदायों, विचारधाराओं को विभिन्न विचारधाराओं के में वर्गीकरण किया गया था, जिसमें हम आपको इसके पहले बताए थे मानचित्रकारी संबंध जो है, कार्टोग्राफिकल, जो भौगोलिक, अब कोई अपराध करता है तो अपराधी के कारण का, आपराधिक व्यवहार का कारण भौगोलिक भी बताया गया है। भौगोलिक बताया गया, आपराधिक कारण का व्यवहार जो है समाजशास्त्री आप देख ही रहे हैं, प्रकार विद्या था। और इसके बाद पूर्व शास्त्रीय सिद्धांत था, शास्त्रीय और नव शास्त्रीय, क्लासिकल है, न्यू क्लासिकल, प्री क्लासिकल, ये सब आपराधिक व्यवहार के सिद्धांत बताए गए, जिसमें मोंगर, लम्ब्रोसो, फेरी आदि शास्त्रियों ने समाजशास्त्रियों ने अपने ढंग से अपराध को परिभाषित किया था, जिसमें प्रकार विद्या, टापोलॉजिकल जो थ्योरी हमने बताया था कि अपराधी की कैटेगरी, अपराधी कोई है उसकी कैटेगरी को उन्होंने शारीरिक बनावट के अनुसार बता दिया। कुछ विद्वान ऐसे हैं जैसे कि लम्ब्रोसो की, आप लम्ब्रोसो थ्योरी देखेंगे, लम्ब्रोसो थ्योरी में है कि अपराधी के व्यवहार के कारण में उन्होंने अपराधियों के जो है कि शारीरिक बनावट के अनुसार अपराधियों का वर्गीकरण कर दिया। कौन सी शारीरिक बनावट के अनुसार, किस शारीरिक बनावट के अनुसार कौन सा अपराधी होंगे, इस बात का उल्लेख लम्ब्रोसो ने अपने सिद्धांत में किया है। अब हम अभी आपको जितने फिलॉसफी हैं सबको हम बताते हैं। इसके बाद आपने देखा है मानसिक परीक्षकों का सिद्धांत, मानसिक परीक्षक
मानसिक परीक्षकों का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार जो मनोविज्ञान अपराध शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि अपराधी कोई व्यक्ति बनता है, उसके 3 कारण हैं। उसने बताया अपराधी क्रिमिनल इज द सीक पर्सन, अपराधी बीमार व्यक्ति है, उसका इलाज करना चाहिए। उसी शाखा से विचार रखने वाले विचार शास्त्रियों ने कहा कि अपराधी का जो मनोविकार है इसलिए अपराध करता है, मेंटली रूप से, मानसिक रूप से व्यक्ति अपराध इसलिए करता है, उसका मनोविकार इस तरह से हो जाता है। कुछ भी शास्त्री उसी में ऐसे भी थे कि उन्होंने कहा कि अपराधी व्यवहार जो है मतलब व्यक्ति का मतलब सामाजिक एवं पारिवारिक संतुलन के नाते होता है। इस तरह से फिर हम देखते हैं कि इसमें मनोविकार सिद्धांत के अनुसार हम देखते हैं कि आपराधिक व्यवहार में मनोविकार के सिद्धांत में यह सिद्धांत मूल रूप से यह कार्य करता है कि व्यक्ति में कुछ वर्ग या कुछ संगठनों से पूर्णतः आपराधिक संस्कृति से, आपराधिक व्यवहार से परिचित हो जाता है, उसके मनोविकार पर, मनोभावनाओं पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए अपराध कर जाते हैं। अब इसमें इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम अंत में आते हैं सदरलैंड का विभेदी संकट का सिद्धांत। यह समाजशास्त्री समुदाय है। समाजशास्त्री समुदाय में ये जो सदरलैंड की थ्योरी है, ये डिफरेंशियल एसोसिएशन की विभेदी संकट का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार है कि सदरलैंड स्पष्ट कहा कि अपराध का कारण जो है न कि मानचित्रकारी होता है, न कि जो है कि मतलब लम्बरोसों की सीमावर्ती विचारों से गवर्न होता है। इस विचारधारा में टेगार्डे ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत को आपराधिक दर में विभिन्नता को इस प्रकार से बताया। उन्होंने कहा कि अपराधियों ने आपराधिक दर की विविधता होती है। आपराधिक दर की विविधता होती है, मतलब कहीं आपराधिक दर अधिक होता है, कहीं आपराधिक दर कम होता है। सांस्कृतिक विरोध होता है, प्रतियोगिता होती है, अपराधिक में प्रतियोगिता है, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक आदर्श पर भी अपराध कहीं कम और कहीं अधिक होता है। जहाँ की जैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी, जहाँ जैसी धार्मिक व्यवस्था होगी, जहाँ का जैसा जो आदर्श होगा उस वहाँ का आपराधिक जो ग्राफ है वो भी उसी परिप्रेक्ष्य में चलेगा। अब जैसे कि हम देखते हैं कि प्रदेश की सरकारों, वर्तमान में प्रदेश सरकार होती है, कुछ सरकारें ऐसी हैं जो अपराधियों को संरक्षण देती है, कुछ सरकारें ऐसी हैं जो वर्तमान सरकार है जो अपराधियों को जो है ख़त्म करने की बात करती है। तो राजनीतिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी अपराध की गंभीरता पर प्रभाव पड़ता है, अपराध के ग्राफ पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जनसंख्या का घनत्व और उसका संरचना। जनसंख्या इस सिद्धांत के अनुसार सदरलैंड ने कहा कि अपराध होने का कारण जो है मुख्य रूप से जनसंख्या का घनत्व भी है। जहाँ की जनसंख्या, जैसी जनसंख्या घनत्व जैसा होगा वहाँ अपराध अधिक, जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है और उसकी अपेक्षा जहाँ जनसंख्या बहुत कम है उसकी अपेक्षा अपराध कम होंगे। जहाँ वहाँ सुदूर एरिया में रहते हैं, कम लोग हैं, तो वहाँ अपराध कम होगा, और जहाँ जनसंख्या बहुत घनत्व है, बहुत अधिक है, तो वहाँ अपराध अधिक होगा। तो इस तरह से इन्होंने अपने विभेदी संगत सिद्धांत के अनुसार सदरलैंड ने बताया है कि इनके अनुसार कि अपराधी जो है, आपराधिक व्यवहार सीखा जाता है। सदरलैंड का पहला सिद्धांत था कि आपराधिक व्यवहार सीखा जाता है, आपराधिक व्यवहार सीखा जाता है। सीखने की प्रवृत्ति है। आपराधिक व्यवहार सीखने की प्रवृत्ति है। आपराधिक व्यवहार सीखा जाता है, अपराधी जन्म से नहीं होता है, समाज में अपराधी बनता है, समाज में अपराधी पैदा होता है, समाज से ही अपराधी बनता है, न कि जन्म से। और जितने और भी कुछ और समाज मतलब अपराध शास्त्री थे, जैसे अब लम्बरोसो का आप देखेंगे, उन्होंने कहा जन्मजात अपराधी होते हैं, पागल अपराधी होते हैं, हैबिचुअल अपराधी। इन्होंने कहा कि नहीं, अपराधी तो समाज में होता है,
समाज से भी अपराधी समाज में पैदा होता है। ये सिद्धांत किसका है? सदरलैंड का। सदरलैंड का भेदी संगत का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पहला बात यह है कि अपराधी व्यवहार जो है व्यक्ति सीखता है, कहाँ सीखता है? समाज में सीखता है। दूसरा है कि आपराधिक व्यवहार सीखने के लिए किए जाने के अंतर्गत कुछ चीज़ें सम्मिलित हैं, जैसे अपराध करने की तकनीकी, उसकी जटिलता तथा उसकी सरलता। आपराधिक व्यवहार कैसे सीखते हैं? आपराधिक व्यवहार लोग अपराधियों के संगत में आकर, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आकर सीखते हैं। अपराध की तकनीकी, कैसे अपराध किया जाता है, जैसे कि हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का युग हो गया, अपराधी भी टेक्नोलॉजी से अपराध कर रहे हैं, मोबाइल से, टेलीफोन से, मीडिया के माध्यम से। मीडिया के माध्यम नहीं करके बल्कि आप ऐसे कह सकते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी से, नई नई तकनीकों से अपराध किया जा रहा है। जैसे अब बैंकों में आप देखते हैं साइबर क्राइम के माध्यम से, पैसा निकालने के माध्यम से आपराधिक व्यवहार कैसे होता है। मतलब अगर जनसंख्या अधिक होगी, बेरोजगारी कारण होगा कि उनको जीविकोपार्जन का साधन नहीं रहेगा, तो आपराधिक व्यवहार में ज़्यादा लिप्त हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि मोबाइल से आपको फोन आता है कि अपने एटीएम के कार्ड का नंबर आप बताइए, आपकी मैं बैंक से बोल रहा हूँ, और आपका कार्ड अभी सही हो जाएगा, नहीं ब्लॉक हो जाएगा। एक सीधा साधा सामान्य आदमी तुरंत कार्ड नंबर जो ही बताता है, और वहीं से साइबर क्राइम के माध्यम से ऐसा सिस्टम बना करके वहीं से हम बटन दबाएंगे और सारा आपका एक खाता जो है जीरो हो जाएगा। तो ये क्या है? ये आपराधिक व्यवहार एक तकनीकी, आपराधिक व्यवहार को तकनीकी माध्यम से, आपराधिक व्यवहार समाज में तकनीकी माध्यम से सीख करके कर रहे हैं। प्रयोजन, प्रेरणा, आपराधिक व्यवहार का प्रयोजन होता है। आपराधिक व्यवहार का पर्पज क्या पर्पज है? उनकी नीड्स है, उनकी आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति न परिवार कर पा रहा है, न व्यक्ति कर पा रहा है, न समाज कर पा रहा है, न सरकार कर पा रही, तो आपराधिक व्यवहार तो अपराध कर जाते हैं। इस तरह से धन्यवाद। इस तरह से हम देखते हैं कि आपराधिक व्यवहार की जो पद्धतियाँ हैं तो यही इसमें बताता। तीसरा है कि प्रेरणा। एक अपराधी दूसरे अपराधी से प्रेरणा लेता है। अब हम देखते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक कहावत है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसा ही फल दीन। अब जैसा संगत होगा, जैसा व्यवहार होगा, उसी संगत और व्यवहार के अनुसार आपराधिक प्रवृत्तियाँ समाज में होंगी। उस आपराधिक प्रवृत्तियों का प्रभाव जो है अपराधियों पर पड़ेगा। अर्थात अपराधी जो है जन्म से नहीं होते हैं बल्कि समाज में पैदा होते हैं। यह बात सदरलैंड ने अपने विभेदी संगत के सिद्धांत में परिभाषित किया है और उसकी थ्योरी को इन्होंने स्पष्ट रूप से व्याख्या किया है। सदरलैंड ने ये बताया है कि ऐसे कंडीशनों में आपराधिक व्यवहार जो है हम देखते हैं कि यह सीखा जाता है। दूसरा है, इसी में इनका कहना भी है सदरलैंड का कि आपराधिक व्यवहार दूसरे व्यक्ति के साथ संप्रेषण की क्रिया द्वारा, अंतः क्रिया द्वारा सीखता है, जो संप्रेषण मौलिक या हाव भाव द्वारा, एक्टिविटीज द्वारा, गतिविधियों द्वारा व्यक्ति सीख लेता है। अब हम देखते हैं कि आपराधिक व्यवहार व्यक्ति क्यों करता है। सदरलैंड ने कहा कि आपराधिक व्यवहार व्यक्ति अपराधियों के संगत से, अपराधियों के हाव भाव से, अपराधियों के व्यवहार से, अपराधियों के, अब हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा उनका जो है कि एक ग्रुप हो जाता है, उस ग्रुप के जुड़ाव से, और वहाँ पर उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है कि व्यक्ति की जो नीड्स है, जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति जो है कि डायरेक्ट जो है कि प्रत्यक्ष रूप से न करके अप्रत्यक्ष रूप से, वह जो है कि आपराधिक प्रवृत्ति से, मतलब एक गलत तरीके से उसकी प्रवृत्ति को, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आपराधिक व्यवहार करते हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में आकर के दूसरा व्यक्ति संगत से सीखता है। तीसरी बात इन्होंने बताया है कि आपराधिक व्यवहार सीखने की प्रक्रिया में अपराध करने की तकनीकी का प्रयोजन, संचालन, युक्तियुक्तता, दृश्यता और विशिष्ट निर्देशन भी सम्मिलित है। बड़े बड़े अपराधी जेल में हैं और जेल से अपने छोटे अपराधियों को निर्देशन देते हैं, उनकी तकनीकी बताते हैं, उनकी विशिष्टता बताते हैं, उनकी संगतियों के माध्यम से अपराधिक व्यवहार हो रहा है। अगला हम देखते हैं
कि आपराधिक व्यवहार का प्रमुख भाग अंतर्गत व्यक्तिगत समूह के अंतर्गत सीखा जाता है। आपराधिक व्यवहार व्यक्तिगत समूह के अंतर्गत सीखा जाता है, व्यक्तिगत समूह में। इस प्रकार से हम देखते हैं सदरलैंड के अनुसार संगत की सदस्यता द्वारा सीखा जाता है, जिसके 3 भाग बताए हैं: व्यक्तिगत मित्रता, निष्क्रियता, समूह की सदस्यता, अंतःक्रिया का समूह। आपराधिक व्यवहार सीखने की प्रवृत्तियां सदरलैंड ने 3 तरीके बताया है। एक है व्यक्तिगत मित्रता। व्यक्तिगत मित्रता में अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपराधिक व्यवहार सीखते कैसे हैं? व्यक्तिगत मित्रता में उनका पर्सनल मित्रता है। जैसे कि अब ऐसे व्यक्तियों की उनकी मित्रता है, बालक की मित्रता ऐसे बालकों से है जो बालक जो है आपराधिक व्यवहार में लिप्त है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि संगत से वह शराब नहीं पीता है, लेकिन उसका मित्र शराब पीता है। उस व्यक्तिगत मित्रता के नाते वो भी शराब पिया, और शराब पीने का जो परिणाम था वह आपराधिक व्यवहार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो यहाँ व्यक्तिगत मित्रता भी अपराध को सीखने में अपना योगदान दे रहा है। दूसरा है अंतःक्रियात्मक समूह। व्यक्तियों का अंतःक्रियात्मक समूह जो है कि उनका जो है कि आप ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है अपने आप को महत्वाकांक्षी इतना अधिक हो जाता है कि मतलब परिश्रम न करके डायरेक्ट जो है गलत रास्ते से बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है। उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़े आदमी बनने की है, बहुत बड़ी बड़ी कार चलना है, गाड़ी चलना है, सारी व्यवस्था मेंटेन करना है, तो आपराधिक व्यवहार वो करता है। तीसरा है निष्क्रिय समूह की सदस्यता। निष्क्रिय समूह की सदस्यता तात्पर्य है कि कुछ समूह ऐसे हैं कि जो कि वहाँ जो है कि मतलब निष्क्रियता वहाँ की भावना, उस कार्य में निष्क्रियता की भावना से भी आपराधिक व्यवहार लोग सीख जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विभेदी संगत की आवृत्ति समय की अवधि वसीयत या तीव्रता अथवा उग्रता में परिवर्तित हो जाता है। अब विभेदी संगत की प्रवृत्तियां जो है समय की अवधि के अनुसार, समय की अवधि से तात्पर्य है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति की जो अवधि है, बालक की आपराधिक प्रवृत्ति की अवधि है, जैसे 20 से 25 तक 30 तक अगर जो है कि वो आपराधिक प्रवृत्तियों में आ गया तो फिर वो सुधरना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सदरलैंड के अनुसार अपराध सामाजिक संगठन में निहित होता है और वह सामाजिक संगठन का प्रकाशन होता है। इस प्रकार समूह सामाजिक व्यवहार के लिए भी संगठित हो जाता है, अतः इसके विरुद्ध भी संगठित हो जाता है। अर्थात सदरलैंड ने कहा कि आपराधिक व्यवहार सामाजिक समूहों से ही उत्पन्न होता है। मेन इसका जो है कि सिद्धांत है कि विभेदी संगत का सिद्धांत तात्पर्य है कि व्यक्तियों का आपराधिक व्यवहार होने का कारण उसकी संगत ही है। जैसी संगत होगी तैसा ही फल मिलेगा। आलोचना, इस सिद्धांत की आलोचना में, सदरलैंड सिद्धांत की आलोचना में ये पहला आलोचना करने वाले अपराध शास्त्रियों ने लिखा है कि सभी व्यक्तियों जो अपराधियों के संपर्क में आते हैं जरूरी नहीं वो अपराधी हो जाए। अपराधियों की संगत में आने वाला सभी व्यक्ति, यह जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति अपराधी हो जाए। कुछ तो ऐसे होते हैं। अब इसके लिए आप कबीरदास का जो दोहा है उसको आप देखेंगे कि चंदन विष व्यापति नहीं लपटे रहत भुजंग, चंदन विष व्यापति नहीं लपटे रहा भुजंग। अब सांप को, अब जो सही आदमी है उसको कितनों जो है लगे रहे, लेकिन जो है कि आपराधिक व्यवहार में नहीं जा सकता है। लेकिन वहाँ एक भी और कहावत भी है कि रसरी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। अब आपराधिक व्यवहार का आलोचनात्मक दृष्टि हम देखते हैं तो अगर अपराधियों के साथ हैं तो जब रसरी से पत्थर जब कट जाता है तो आदमी का मानव व्यवहार है वो भी परिवर्तित हो जाता है।
लेकिन इसके आलोचक यहाँ तक कहते हैं कि चंदन भी व्यापत नहीं लपटे राज भुजंग, चंदन अभी शीतलता नहीं छोड़ता है, भले ही उसमें जहरीले सांप उसमें लपटे रहे, अर्थात जिसका जो गुण है वो गुण रहेगा, संस्कार का, परिवार का, समाज का जो गुण है वो रहेगा। इस तरह से सदरलैंड के अनुसार एक बार आपराधिक व्यवहार प्रारंभ हो जाता है तब तक चलता रहता है जब तक कि वो प्रत्येक मानव अपराधी नहीं बन जाते हैं, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया गुणोत्तर अनुपात में चलती रहती है, ये आवश्यक नहीं है। इस सिद्धांत में सभी अपराधियों को लागू नहीं किया सकता। उदाहरण के लिए ग्रामीण अपराधियों, परिस्थितिजन्य अपराधियों पर लागू नहीं होता है। कुछ लोग आपराधिक व्यवहार परिस्थितियों बस कर जाते हैं। इस प्रकार से सदरलैंड का विभेदी संगत का सिद्धांत समाप्त होता है। अब हम देखते हैं कि इस संप्रदाय में मनुष्य सामाजिक पद, गरिमा, भूमिका, प्रतिष्ठा आदि के बढ़ावे के नाते आपराधिक व्यवहार करते, लड़के इधर आओ, आपराधिक व्यवहार करता है, ठीक ना। तो अब हम सदरलैंड के विभेदी संगत के सिद्धांत को यहाँ समाप्त करते हैं, जिसमें अब अगले दिन हम आपको रेक्स लेक्स आदि समाजशास्त्री संप्रदाय के अंतर्गत जितने आते हैं उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।